गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सोनीपत। आज मैं आपको यूनिट 2 के चैप्टर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी। यूनिट 2 एक्चुअल में पूरी तरह रिलेटेड है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से। इसमें पूरा इसका स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से रिसर्च की जाती है। इसका पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, सिलेक्शन, डेफिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एंड सेकेंड चैप्टर है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इंपॉर्टेंट एंड वेरियस सोर्स ऑफ इंक्लूडिंग इंटरनेट। थर्ड आपका हाइपोथेसिस है concept, type, source, characteristics and formulation and testing. फोर्थ इसमें सैम्पलिंग से रिलेटेड है, सैम्पलिंग concept, need, steps, characteristics and method. एंड इस लास्ट है इसका प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो वन बाय वन इसका चैप्टर वाइज लेंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है identification of problem, formulation of research problem, source of identification the problem, selecting, definition and evaluation of research problem। देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, जब भी आप किसी रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली हमारे नियर बाय जो चीजें चल रही होती हैं, मीन्स अगर आप स्कूल में टीचर हैं या किसी कॉलेज में टीचर हैं तो आप सारा दिन ऑब्जर्व करते हैं अपने टीचर्स को, अपने लर्नर्स को, टीचिंग मटेरियल को, करिकुलम को। तो मोस्टली हमारा जो रिसर्च का टॉपिक होता है, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम होती है, वो इन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं एरियाज के इर्द गिर्द घूमती है। तो इनसे ही रिलेटेड हम प्रॉब्लम को अपने रिसर्च के लिए लेते हैं। और क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम लेने का हमें ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा इजीली हो जाता है। और जो हम टूल्स बनाते हैं, अगर हम सेल्फ टूल बना रहे हैं, अगर आप खुद टूल को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चनर एक तैयार करना है, उसके लिए अच्छा कंसेप्ट आप बिल्ड कर सकते हैं। या स्टैंडर्डाइज ले रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है। तो जो चीजें इजिली अगर आप कर पाते हैं तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके आसपास के एरियाज की जो आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं, वही आपका एक कहीं ना कहीं टॉपिक बनता है और आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसर्च कर सकता है या कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेगा कोई भी पर्सन। इसके लिए भी आप क्या होने चाहिए, एक्सपर्टी होने चाहिए, उस चीज में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, या आपको जो गाइड कर रहे हैं वो एक्सपर्टीज होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए उस फील्ड के, ताकि वो आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है बता सके, है ना। तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे पहला जो मेजर प्रॉब्लम किसी भी रिसर्चर या स्टूडेंट के लिए आती है, वो ये होती है कि वो कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। सो फर्स्ट चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड है। द फर्स्ट स्टेप इज द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम सुटेबल choice of suitable problem of investigation. Research is start with a felt difficulty. It takes place when there is a problematic situation and a need to solve the problem. In each field of area of educational research, several problems exist which may have reference to the pure applied or action research. It is essential to identify such problems, solve them, and thereby enrich the corpus of knowledge constituting the science of education. The identification of research problem is a difficult but an important phase of the entire research process. It requires a great deal of patience and logical thinking on the part of the researcher. A beginning researcher finds the task of identifying a research problem as a difficult one. This may due to his limited knowledge of research process and his unpreparedness for identifying the problem. He may also be unfamiliar with the area areas in which research is needed and the procedures he is to follow फॉर सेलेक्टिंग अ सुटेबल फील्ड फॉर रिसर्च। तो कहीं ना कहीं नया बिगनर जो होता है, नया जो रिसर्चर होता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस फील्ड को रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई करे, कौन सी प्रॉब्लम को चुने। सो दिस मे बी ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज ऑफ रिसर्चर, उसका नॉलेज नहीं होता है रिसर्च प्रोसेस के बारे में, या वो अनप्रिपेयर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करने के लिए। तो इससे तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है इस रिसर्च के प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में। सो देखते हैं कौन कौन। नोइंग द फील्ड, फर्स्ट क्या है, नोइंग द फील्ड।
फील्ड के बारे में जानना। नोइंग द फील्ड मीन्स फील्ड के बारे में जानना। तो देखते हैं, इन द फर्स्ट नेसेसरी फॉर द रिसर्चर to choose a broad field within which he will conduct the theory. The researcher should have a deep interest in the field. His enthusiasm and real curiosity enhances motivation for the successful completion of the study. The field selected should be one in which the researcher is capable and demonstrating necessary initiating originality and good judgment. तो वो जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहा है कौन रिसर्चर, वो फील्ड वेल नोन होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए फील्ड के बारे में, और जजमेंट करने का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो फील्ड को सेलेक्ट करे. एट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द known fact and idea in the field or area in which the researcher interested constitute the first and most important steps in selecting the problem of study. If the researcher is familiar with his field and know what study have already been conducted in it, he will also know about the problem which have remained unsolved. अगर उसको प्रॉब्लम उसको पता होगा एरिया के बारे में, तो उसको ये भी पता होगा कि इस एरिया में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं और कौन कौन से अभी अनसॉल्व है, कौन कौन से पूरी तरीके से सॉल्व प्रॉब्लम नहीं हो पाई है. अ सर्वे ऑफ सजेशंस for further research given at the end of the research report and reviewing of the research is helpful for the researchers in getting an idea about the gap which exists in knowledge in a particular field of educational research. क्योंकि हम एजुकेशन रिसर्च जब करते हैं तो लास्ट में जो रिपोर्ट देते हैं उसमें हम ये लिख देते हैं कि आगे फर्दर ये आपको कितना इम्प्लीकेशन होगा आपके रिसर्च के लिए. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात है, नहीं, नोइंग द फील्ड, आपको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं. सेकेंड आपका है सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, समस्या का चयन. देखते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग द ब्रॉड एरिया द रिसर्चर मस्ट नैरो इट डाउन टू अ हाईली स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम. ही मस्ट स्टेट द स्पेसिफिक क्वेश्चन whose answer he seeks through the application of scientific method. Scientific method के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को वो सेलेक्ट करे. ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, व्यवसायिक अनुभव. One of the most fruitful source of problem for the beginner is research in his own experience as a professional educator. In the classroom, there is a dynamic interaction between teacher and pupil, between pupil and pupil, and between pupil and material. This interaction provide a rich source of problem to be solved through educational research. तो आप जब क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होते हैं तो टीचर टू टीचर, टीचर टू पीपल, पीपल टू मटेरियल, आपके इन सारी चीजों की जो कि आपके चारों इर्द गिर्द घूमती हैं वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं और उसके थ्रू आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में सहायता मिलती है. नेक्स्ट आपका है इन्फेरेंस फ्रॉम थ्योरी. इन्फेरेंस सिद्धांत से अनुमान लगाना. A second important source of research problem lies in the inference that can be drawn from various educational and psychological theories known to the researcher. The application of general principles involved in the various theories to specific classroom situations that make excellent starting point for the researcher. It will help to determine whether a particular theory can be translated into actual practice. Learning theories, personality theories, theories of intelligence, theory of motivation, sociological theories, and many other provide rich source of topic in the classroom situation. आपके different kind की जो theories है वो कहीं ना कहीं आपको problem के selection में help करती हैं. Next आपका है professional literature, व्यावसायिक साहित्य. Among the source of problems one has to be thoroughly acquainted with the literature in the field of one's interest. The study of professional literature will not only expose a researcher to pressing research problem but also suggest the way in this researcher is conducted. Research report, bibliography of the book and article, research abstract, yearbook, dictionaries, and research guides suggest area that need research. Some specialized sources as encyclopedia, educational research, dissertation, abstract, international, and handbook of research and टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी. सो सम ये कुछ एरियाज हैं. प्रोफेशनल लिटरेचर आप जिनको बोलते हैं, जैसे पुराने डेजर्टेशन हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, जो मंथली, ईयरली और 3 मंथ्स में निकलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके लिटरेचर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में.
सो नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस, तकनीकी और समसामयिक परिवर्तन। टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज डिमांड डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोर्स and curriculum for students in educational institutions. All these development constantly bring forth new problem for research. The use of hardware and software in the classroom instruction, the training of teacher in the methodology of teaching through team teaching, micro teaching, simulation, computer, etc. are being advocated by the education all over the country. All such innovations in education need to carefully evaluated थ्रू रिसर्च प्रोसेस। तो आपको सोशल चेंजेस और टेक्नोलॉजीज का भी जो एक टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं आप अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हिलवे है एक साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने विल फाउंड यूजफुल बाय द रिसर्चर इज पुटिंग डाउन ऑन पेपर द फाइनल डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको डिफिनेशन कैसे करें, इन्होंने यहाँ पे बताया। हिलवे के अनुसार निम्नलिखित नियम शोधकर्ता द्वारा अंतिम परिभाषा को कागज पे उतारने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है बी श्योर दैट द टॉपिक चूजन इज नाइदर टू वेग नॉर टू ब्रॉड इन स्कोप। सुनिश्चित करें कि चुना गया विषय ना कि बहुत ही अस्पष्ट हो और ना ही बहुत ही व्यापक हो, बहुत बड़ा भी होना चाहिए और अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टू मेक द प्रॉब्लम क्लियर and more understandable, state it as a question which required to definite answer. समस्या को स्पष्ट और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए इसे ऐसे प्रश्न के रूप में बताएं जिसके लिए एक निश्चित उत्तर की आवश्यकता होती है। आंसरेबल होने चाहिए क्वेश्चन, जो आपने जो भी प्रॉब्लम ली है वो आंसरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है केयरफुली स्टेट द लिमिट्स ऑफ द प्रॉब्लम इलिमिनेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स एंड फैक्टर विच विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द स्टडी। समस्या की सीमाओं को सावधानी पूर्वक बताएं, उन सभी पहलुओं और कारकों को हटा दें जिन पर अध्ययन में विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है डिफाइन एनी स्पेशल टर्म एंड दैट मस्ट बी यूज इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। किसी विशेष शब्द को परिभाषित करें जिसका प्रयोग समस्या के कथन में किया जाना है। नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मूल्यांकन, समस्या का मूल्यांकन कैसे करें, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक इज द प्रॉब्लम रिसर्चेबल, मतलब जो आपने समस्या आप चुनी है क्या वो रिसर्च के काबिल है। सेकंड, इज द प्रॉब्लम न्यू, क्या वो प्रॉब्लम न्यू है, कहीं पहले भी तो नहीं यूज की जा चुकी है। इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट, क्या प्रॉब्लम समस्या गंभीर है। नेक्स्ट है आपका इज द प्रॉब्लम फीजेबल फॉर द पर्टिकुलर रिसर्चर, क्या समस्या विशेष शोधकर्ता के लिए संभव है, मतलब जो शोधकर्ता है उसने जो प्रॉब्लम चुनी है वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, करने के काबिल है या नहीं है। सो ये आपके इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम ली गई है उसका इवेल्युएशन मतलब कि मूल्यांकन कैसे करें। नेक्स्ट आपका पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर, मीन जो भी आप रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है उसका पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे। यस, रिसर्चर कॉम्पिटेंसी, जो समस्या रिसर्चर ने चुनी है क्या वो उसकी कॉम्पिटेंसी रखता है उसको सॉल्व करने के लिए। मीन द प्रॉब्लम शुड बी is an area in which the researcher is qualified and competent. He must be familiar with the existence theories, concept and law in order to identify worthwhile problem. He must also possess the necessary skills and competencies that may be needed to develop, administrate and interpret the necessary data gathering tools. जो भी tools use करेगा वो उसके लिए वह competence रखता है या नहीं रखता। Interest and enthusiasm, the problem should be one in which the researcher is genuinely interested and about which he truly enthusiastic. They should be meaningful and arouse real curiosity of the researcher. The investigation of the problem which the researcher has title or no interest can prove the most tiresome kind of। अगर वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसके लिए वो टायर्ड देगा, वो उसको खुद ही थका देगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा आगे ज्यादा दूर तक, है ना। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल कंसिडरेशन, द प्रॉब्लम शुड बी वन विच इज फाइनेंशियली फीजिबल।
The researcher should ascertain whether he has the necessary financial resources to carry on investigation of the selected problem. He must have an estimate of the expenditure involved in data gathering equipment, printing, test material, travel, and clerical assistance. If the researcher project is an expensive work, the researcher may be determined the possible of getting financial assistance from the state and private agencies and central organizations like the University Grant Commission, the National Council of Education and Training, and the इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च. इन सबके मदद से वो क्या ले सकता है, वहां पे फाइनेंशियल एड्स ले सकता है. नेक्स्ट है आपका टाइम रिक्वायरमेंट. द प्रॉब्लम शुड वन that can be studied and completed in the allotted time. The researcher should select the problem that can be investigated with little expenditure of time and energy. So कहीं ना कहीं टाइम और एनर्जी की बात की गई है कि उसकी टाइम और एनर्जी भी वो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो ठीक से उसको लगा पा रहा है, नहीं करा पा रहा है. नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन. इन एडिशन the personal, financial, and time requirement, the researcher should consider all kind of data equipment, specialized personal and administrative facilities that are needed to complete the study successful. तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है या नहीं है. सो ये आपकी कुछ थे पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर. तो आपको रिसर्च करने के पहले जब आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपको आप जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम सुन रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से आगे तक जाके काम कर सके. तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसी के थ्रू आपका पूरा रिसर्च वर्क आगे तक जाके खत्म होगा. सो डियर स्टूडेंट, ये आज आपका चैप्टर 1 यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया. कल हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे.